नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड नवंबर 2017 का प्रश्न पत्र। और हम प्रश्न पत्र का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण देख रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी। अब तक हमने 2017 से 2025 तक की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण कर लिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाकर देखें, हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें, क्योंकि हम निरंतर विस्तृत विश्लेषण भी करवाते रहेंगे और अन्य कक्षाएं भी देते रहेंगे। तो आप लोग उसका लाभ उठाएं और बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले हमने 2 कक्षाएं देख ली हैं, अर्थात 10-10 प्रश्नों की हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। तो 20 प्रश्न हो चुके हैं हमारे। अब ये 21 नंबर प्रश्न से हम शुरू करते हैं। हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इति अत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना कस्मिन् अर्थे अव्ययी भावः। तो विभक्ति अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव में, योगपद्य अर्थ में या अर्थाभाव अर्थ में। तो एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पाश्चात्य यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु। इस सूत्र के अनुसार जो है, इन आपके 16 अर्थों में जो है अव्ययी भाव समास होते हैं। तो आपका जो इतिहरि है, ये आपका शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की प्रकाशता या प्रसिद्धि इतिहरि। तो ये शब्द प्रादुर्भाव, इसका सही विकल्प दूसरा हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई शब्द प्रादुर्भाव की बात। अब हमारे विकल्प में विभक्ति अर्थ दिया है, तो इसका उदाहरण क्या होगा? अधिहरि, अधिगोपम, ये सारे विभक्ति के हो जाएंगे। इसके बाद योग्य पद का क्या होगा? तो योग पद का हो जाएगा आपका सचक्रम। अर्थाभाव का हो जाएगा अर्थाभाव निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। तो इस तरीके से हमने इन चारों विकल्पों का तो देख लिया, किंतु हम उस सूत्र के अन्य जो बनने वाले शब्द हैं उनको भी देख लेंगे। जैसे विभक्ति का तो अधिहरि, समीप का उपकृष्णम, समृद्धि सुमद्रम, वृद्धि दुर्यवनम, अर्थाभाव निर्मक्षिकम, अत्यय अतिहिमम, असंप्रति अतिनिद्रम, शब्द प्रादुर्भाव इतिहरि, पश्चात अनुविष्णु। यथा के 4 अर्थ होते हैं, योग्यता, विवक्षा, पदार्थान अतिवृत्ति, सादृश्य। योग्यता अनुरूपम, विवक्षा प्रत्यर्थम, पदार्थान अतिवृत्ति यथाशक्ति, सादृश्य का सहरी, आनुपूर्व्य का अनुज्येष्ठम, योग्य पद्य का सचक्रम, सादृश्य का ससखी, संपत्ति का सक्षत्रम और साकल्य का सत्रड़मपि, अंत का अग्निम अधिते, साग्निम अधिते। इस तरीके से हमने जो है इस प्रश्न का विश्लेषण देखा, और इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायकस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किम उदाहरणम्। तो यह जो सूत्र है, यतश्च निर्धारणम्, यह सूत्र इस सूत्र में मुख्य रूप से आपका वर्णित है कि जहाँ किसी समुदाय से किसी विशेष को जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर पृथक किया जाए, वह समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। समुदाय से किसी अंश को पृथक करने को ही निर्धारण कहते हैं। तो आपका जातिवाचक का हमसे जाति विशिष्ट समुदाय का पूछा गया है। तो जाति विशिष्ट समुदाय का तो आपका हो जाएगा गवाम, कृष्णा,
बहुछीरा, क्षमा कीजिए, नृणाम द्विजः श्रेष्ठ हो जाएगा जातिवाचक का। इसके बाद गुणवाचक का आपका हो जाएगा ये पहला विकल्प आपका गवाम कृष्णाम, गवाम कृष्णा बहुछीरा, ये गुणवाचक का हो जाएगा। और गच्छताम गच्छत्सुवा धावन शीघ्र, ये क्रियावाचक का हो जाएगा, जातिवाचक, क्रियावाचक और हमारा गुणवाचक। और छात्राणाम छात्रेषु अर्थात ये चौथा विकल्प जो है ये संज्ञावाचक है। तो 4 अर्थों में करना था ना, तो हमसे पूछा जाति विशिष्ट के विषय में पूछा गया था, तो तीसरा विकल्प हमारा सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चीनी भाषा आपकी जो है वो कस्मिन् वर्गे वर्तते, किस वर्ग में आपकी आती है चीनी भाषा। तो आपका भाषा जो है, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, आकृति मूलक और पारिवारिक मूलक। तो पारिवारिक मूलक अलग हो जाता है। उसके बाद आकृति मूलक जो है उसके भी 2 भेद हैं, अयोगात्मक, अयोगात्मक और योगात्मक भाषा। अयोगात्मक अयोगात्मक और आपकी योगात्मक भाषा। हाँ, ये 2 भाषाएं होती हैं। तो अयोगात्मक भाषा जो है इसके अंतर्गत मुख्य भाषा कौन कौन सी है, चीनी और तिब्बती। तो हमसे यही पूछा गया है कि हमारा जो है चीनी भाषा किस वर्ग में आती है, तो ये अयोगात्मक में आती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अयोगात्मक। बाकी ये 3 जो है श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो आकृति मूलक के 2 भेद थे, योगात्मक और अयोगात्मक। अयोगात्मक के आपके चीनी और तिब्बती जो है मुख्य भाषा हैं, और जो योगात्मक है इसके 3 भेद होते हैं, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। अश्लिष्ट योगात्मक के पुनः 4 भेद होते हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। पूर्व योगात्मक की भाषा है काफिर, प्रमुख भाषाएं हम बता रहे हैं, हालांकि और भी भाषाएं हैं, जुलू काफिर। मध्य योगात्मक की भाषा है संथाली। अंत योगात्मक की भाषा है तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और पूर्वांत योगात्मक की भाषा है मफोर। अब हमारा श्लिष्ट योगात्मक जो है इसके 2 भेद हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। इन दोनों के पुनः 2 भेद हैं। तो अंतर्मुखी श्लिष्ट के संयोगात्मक और वियोगात्मक, तो संयोगात्मक का अरबी और वियोगात्मक का हिब्रू। इसी तरीके से बहिर्मुखी के भी संयोगात्मक और वियोगात्मक के भेद से 2 हैं। तो बहिर्मुखी के संयोगात्मक में संस्कृत भाषा है और वियोगात्मक में हिंदी भाषा है। इसके बाद हमारा प्रश्लिष्ट योगात्मक है, इसके भी 2 भेद है, पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक और आंशिक प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट योगात्मक की चिरोफी भाषा है और आंशिक की बास्क। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रश्न का विश्लेषण हुआ और इस प्रश्न का सही उत्तर चौथा विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीक भाषा जो है हमारा किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा वर्तते। तो ग्रीक भाषा जो है हमारा भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत। अच्छा, सबसे पहले भाषा का वर्गीकरण का एक दूसरा विभाजन है, जैसे यूरेशिया भूखंड 4 खंडों में विभाजित है, बताते हैं हम आपको। यूरेशिया भूखंड, दूसरा है अफ्रीका भूखंड,
तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा है अमेरिका भूखंड। अच्छा, ये जो यूरेशिया भूखंड है इसमें 10 परिवार आते हैं। भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, बुरुष्की, काकेसी, यूराल, अल्ताई, चीनी, जापानी, अत्योत्तरी, बास्क, हामी-सामी, ये आपके 10 परिवार आते हैं। अच्छा, तो ग्रीक भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला विकल्प हमारा जो है हामी-सामी परिवार है। तो हामी-सामी परिवार की भाषाएं देखें तो अक्कदियन, अरमाइक, अरबी, एबीसीनियन, कनानित और हिब्रू, मिस्री, लिबियन, एथियोपिक, ये सारे आपके हामी-सामी के हो जाएंगे। तो इसमें ग्रीक भाषा आपका नहीं है। अच्छा, अब अगला है हामी और सामी हमने दोनों देख लिया, तो इसमें नहीं है। बांतु परिवार देखें तो ये बांतु परिवार आपका जो है वो किस में आता है? बांतु परिवार आपका अफ्रीकी भूखंड में आता है। हाँ जी, अफ्रीकी भूखंड में आता है और इसकी मुख्य भाषा है जुलू, काफिर, स्वाहिली, सेस्तो, हेरेसे, कांगो इत्यादि। तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारा बचा भारोपीय परिवार, और भारोपीय परिवार ही हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प है। भारोपीय परिवार के पुनः, अच्छा, किस तरीके से भारोपीय परिवार सही विकल्प है? तो भारोपीय परिवार के पुनः 2 विभाजन होते हैं आपके केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। इसका विभाजन जो है अस्केलिक हो जाता है। तो शतम वर्ग में आपकी संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, रूसी, हिंदी और लिथुआनियस ये भाषाएं आएंगी। और केंटुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक, इटालिक, हिटाइट, तोखारी इत्यादि। तो ये बहुत अंदर जाके नहीं, बहुत ऊपर से प्रश्न पूछा गया और बहुत सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। निम्नलिखितासु का भाषा केंटुम वर्ग से नास्ति। इनमें से कौन से केंटुम वर्ग की भाषा नहीं है? तो आपकी रूसी जो है ये केंटुम वर्ग की भाषा नहीं है, अभी हमने देखा, बल्कि ये किसकी भाषा है? तो ये शतम वर्ग की भाषा है। तो इस तरीके से रूसी आपके शतम वर्ग की भाषा है। अच्छा, अश्वः इति अस्य शब्दस्य अवस्था भाषायां किम रूपम विद्यते? तो अश्वः, इसका अस्पो देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प अस्पो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा संज्ञा संगी संबंध प्रतीति किमुच्यते। तो संज्ञा संगी संबंध प्रतीति ये आपका जो है 27 नंबर प्रश्न का उपमेति हो जाएगा। दूसरा विकल्प सही उत्तर है इसका, उपमेति। अच्छा, ये हमारे न्याय दर्शन में जो है, न्याय के मत में 4 प्रमाण हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो हमसे उपमेति के विषय में, अच्छा, अनुमेति ये अनुमान प्रमाण से संबंधित है, प्रत्यक्ष तो है ही और शब्द प्रमाण भी है आपका। तो आपका मुख्य रूप से हम देखें तो उपमेति जो है ये हमारा उपमान प्रमाण से संबंधित है। उपमान प्रमाण के विषय में कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण सहकृतम गो सादृश्यम विशिष्ट पिंड ज्ञानम उपमानम। अच्छा, ये तो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद उपमेति कहते हैं कि संज्ञा संगी संबंध प्रतीति उपमेति, अर्थात संज्ञा और संगी के संबंध की प्रतीति ही आपकी क्या है? उपमेति है। तो इस तरीके से हमारा जो है उपमान प्रमाण के अंतर्गत यह उपमेति की चर्चा करी गई है। और शब्द प्रमाण के विषय में कहते हैं आप्तवाक्यम शब्दः। तब फिर ये होता है कि आप्त क्या होता है? तो कहा जाता है कि यथाभूत का अर्थ ही उपदेश करने वाला आप्त कहलाता है। फिर वाक्य क्या कहलाता है? तो कहते हैं वाक्यम तू
आकांक्षा योग्यता सन्निधि मताम पदानाम समूह। तो इस तरीके से इस प्रश्न का मुख्य रूप से हमारा सही विकल्प दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुरीवेमादिकं न्यायनय पटस्य कीदृशं कारणं मन्यते। तो यह प्रश्न भी आपका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की चर्चा करी गई है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ठीक है। पदार्थ बताने के बाद प्रमाण के विषय में कहते हैं प्रमाकरणम प्रमाणम। फिर ये होता है कि भाई प्रमा क्या है, तो कहते हैं यथार्थ अनुभव प्रमा। अब करण क्या है, उन्होंने कहा था प्रमाण के विषय में कि प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा तो बता दिया कि यथार्थ अनुभव आपका प्रमा है। अब करण क्या है इसमें से, तो करण के विषय में कहते हैं साधकतमम करणम, साधकतमम करणम, साधकतम को करण कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। तो अब आती है कारण की चर्चा। यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतोऽन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम, अर्थात जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध हो, अनावश्यक न हो, उसे कारण कहते हैं। जैसे तंतु, वेमा आदि पट के कारण हैं। तो इसके बाद आपके कारण कितने प्रकार के हैं, तो कारण आपके 3 प्रकार के हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इन्हीं तीनों के भेदों में से हमसे पूछा गया है और ये आपका कोई कारण नहीं है, ये ही 3 मुख्य रूप से आपके कारण हैं जो विकल्प में दिए गए हैं। तो उन्हीं से हमारा प्रश्न भी है, ये नहीं है हमारा। तो सबसे पहले हम समवायी कारण के विषय में देख लेते हैं। तो कहते हैं यत् संवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम, और इसका उदाहरण है तंतु पट का समवायी कारण है। अब असमवायी कारण के विषय में कहते हैं यत् समवायी कारणम प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम, और इसका उदाहरण है तंतु संयोग पट का जो है असमवायी कारण है। इसके बाद निमित्त कारण के विषय में कहते हैं यन्न कारणम यन्न समवायी कारणम न अपि असमवायी कारणम अथ च कारणम तन्निमित्त कारणम, जैसे वेमा पट का निमित्त कारण है। तो हमसे यही पूछा गया है कि तुरी, वेमा आदि जो है पट के कौन से कारण हैं, तो ये पट के निमित्त कारण है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि तर्क संग्रह के अनुसार अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हित्वाभास कौन सा होता है। तो तर्क संग्रह में हित्वाभास के विषय में जो चर्चा करी गई है वहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं हेतुवद आभासन्ते इति हित्वाभासः। जो हित्वाभास तो हेतु की तरह आभासित होते हैं किंतु हेतु नहीं होते हैं, वो हित्वाभास कहे जाते हैं। और हित्वाभास तर्क संग्रह के अनुसार 5 है। हालांकि 5 ही प्रकार के तर्क भाषा और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अनुसार भी है, किंतु हमसे तर्क संग्रह के विषय में ही पूछा गया है, तो हम उसी के अनुसार देखते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार कौन कौन से हैं क्रम से, सव्यभिचार जिसको अनैकांतिक भी कहते हैं, विरुद्ध, सत्प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये आपके 5 हित्वाभास हैं। अच्छा, ये जो सव्यभिचार या अनैकांतिक हित्वाभास प्रथम हित्वाभास बताया गया है, इसके 3 भेद हैं, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। हमारे प्रश्न विकल्प में साधारण और असाधारण और अनुपसंहारी ये तीनों सव्यभिचार हित्वाभास के भेद दिए गए हैं और विरुद्ध। इसके बाद तो इन चारों विकल्पों में से ही एक हमारा प्रश्न होगा। तो सबसे पहले हमारे विकल्प में जो है सव्यभिचार या अनैकांतिक हित्वाभास के
साधारण भेद, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी इस क्रम से है। तो साधारण को देखें तो साधारण के विषय में कहते हैं साध्य अभाववद वृत्ति साधारणो अनैकांतिकः। साध्य के अभाव में रहने वाला साधारण अनैकांतिक है। जैसे पर्वतो वह्निवान प्रमेयत्वात् इति। अगला आपका असाधारण है अनैकांतिक हेत्वाभास। सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृतः पक्षमात्र वृत्ति असाधारण। जो सपक्ष एवं विपक्ष में न रहकर केवल पक्ष में रहे वह असाधारण है। जैसे शब्दो नित्यः शब्दत्वात्। अगला है तीसरा भेद इसका अनुपसंहारी अनैकांतिक हेत्वाभास। इसके विषय में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो अनुपसंहारी। अन्वय एवं व्यतिरेक दृष्टांत से रहित हेत्वाभास आपका अनुपसंहारी है। जैसे सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात् इति। शब्द अनित्य है, सब अनित्य है प्रमेयत्व के कारण। यहाँ सर्वम पक्ष है इसीलिए दृष्टांत नहीं है। सब कुछ के अलावा कुछ भी बचा ही नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का हमारा जो है अनुपसंहारी सही उत्तर होगा। और विरुद्ध भी हमारे विकल्प में दिया गया है तो हम इसको भी देख लेते हैं। विरुद्ध के विषय में कहते हैं साध्य अभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्धः। साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु आपका क्या है? विरुद्ध है। उदाहरण देते हैं शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति। शब्द नित्य है कार्य होने के कारण। यहाँ कृतकत्व नित्यत्व का अभाव अनित्यत्व से व्याप्त है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण देखा। हालांकि हम देखने को तो पांचों ही हेत्वाभास देख सकते हैं लेकिन कक्षा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम केवल जो हमारे विकल्प में हैं उतने को देख लेते हैं। और हाँ, ये जो असिद्ध हेत्वाभास है उसके भी 3 भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापकत्वा सिद्ध। अगला प्रश्न और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात् इति उदाहरणं कस्य हेत्वाभासस्य। तो ये आपका किस हेत्वाभास का उदाहरण है? तो इसी हेत्वाभास, इसी तर्क संग्रह में जो है हेत्वाभास का आपका जो है हमने विरुद्ध तक तो देखा था। अब तीसरा भेद है सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास। तो देख लेते हैं उनको भी हम। सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास, इसके बाद असिद्ध के 3 भेद दिए गए हैं उनको भी देख लेंगे और बाधित दिया गया है उनको भी। हालांकि सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास यहाँ पर सही विकल्प नहीं होगा क्योंकि हमारे विकल्प में ही नहीं दिया गया है, किंतु यही केवल बच रहा है इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं यस्य साध्य अभाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। जिस हेतु के साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला अन्य हेतु है वह सत्प्रतिपक्ष है। उदाहरण है शब्दो नित्यः श्रावणत्वात् शब्दवत्। इस तरीके से अब आपका आ जाता है चौथा भेद असिद्ध हेत्वाभास। असिद्ध हेत्वाभास के आपके 3 भेद हैं, आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्यापकत्वा सिद्ध, जो कि हमारे पृष्ठ में विकल्प में दिए भी गए हैं। तो आश्रया सिद्ध के विषय में देखें तो कहते हैं यस्य हेतु आश्रयो नावगम्यते स आश्रया सिद्धः। उदाहरण है इसका गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात्। अब यहाँ पर अब इसके बाद आपका दूसरा भेद है स्वरूपा सिद्ध। इसके विषय में कहते हैं स्वरूपा सिद्ध आपका जो है वह हेत्वाभास है जिसके पक्ष में हेतु का अभाव हो। जैसे शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात् रूपवत्। शब्द गुण है, दिखाई पड़ने के कारण रूप के समान है। यहाँ चाक्षुषत्व शब्द में नहीं है क्योंकि यह शब्द श्रवण से ग्राह्य है, इसलिए स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास होता है। अब आपका आ जाता है व्यापकत्वा सिद्ध हेत्वाभास। तो इसमें कहते हैं सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्ध उपाधि युक्त हेतु व्यापकत्वा सिद्ध होता है। अर्थात जैसे पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्। पर्वत धूम वाला है वह्नि वाला होने के कारण। तो यहाँ पर आपका धूम को व्याप्य कर दिया और वह्नि को व्यापक, जबकि धूम आपका व्यापक होता है और वह्नि व्याप्य होती है। तो इस तरीके से अब आपका
अगला प्रश्न है, क्षमा कीजिए, अगला हेत्वाभास है बाधित हेत्वाभास। तो ये तीनों तो आपके होंगे नहीं, हमारा बाधित हेत्वाभास ही सही विकल्प है इस प्रश्न का। किस तरीके से? तो कहते हैं यस्य साध्याभावः प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधितः। जिस हेतु के साध्य का अभाव किसी अन्य प्रमाण से निश्चित हो वह बाधित हेत्वाभास है। उदाहरण देते हैं, वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात्। तो वह्नि अनुष्ण है क्योंकि यह द्रव्य है, किंतु वह अग्नि शीतल है। द्रव्य होने के कारण यहाँ अनुष्णत्व जो है, अनुष्णत्व नहीं है बल्कि शीतलता साध्य है, उसका अभाव उष्णत्व है। और यह हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञात है, इसलिए वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वात् यह बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी विस्तृत विश्लेषण की कक्षा जो है बहुत पसंद आई होगी। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर लिए, कैसी लगी कक्षा कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।